हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार की गई है। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो लॉक, रूसो और हॉब्स हैं, उनके द्वारा सामाजिक समझौते के बारे में बताया गया है। उनका मानना था कि उनका कहना था कि किस प्रकार राज्य की उत्पत्ति हुई, राज्य का विकास और प्राकृतिक राज्य क्या होते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया था। तो आज हम बात करेंगे उनके सामाजिक समझौते के सिद्धांत की आलोचना किस प्रकार की गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में सामाजिक समझौते के सिद्धांत 18वीं शताब्दी तक काफी लोकप्रिय बना रहा, परंतु 19वीं शताब्दी में इस सिद्धांत का पतन शुरू हो गया। तर्क के आधार पर इस सिद्धांत का खंडन किया गया था, क्योंकि कानून, दार्शनिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण पर ही यह सिद्धांत पूरी तरह नहीं उतरता है। इस सिद्धांत के आलोचकों में से डेविड ह्यूम, ऑस्टिन आदि विद्वान के नाम प्रसिद्ध हैं। अब देखिए, यह जो सिद्धांत था, लॉक, रूसो और हॉब्स का जो सिद्धांत है, सामाजिक समझौते का सिद्धांत था, वह दार्शनिक पक्ष, ऐतिहासिक दृष्टिकोण और तर्क के कानून के आधार पर वह खरा नहीं उतरता था। इस प्रकार उसकी आलोचना की गई है और उसके आलोचक थे डेविड ह्यूम और ऑस्टिन जैसे विद्वान इसके आलोचक थे। तो चलिए देखते हैं इस ऐतिहासिक आधार पर इसकी आलोचना किस प्रकार की गई है। तो शुरू करते हैं। इस सिद्धांत का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं था। अब नो हिस्टोरिकल प्रूफ ऑफ दिस थ्योरी। देखिए, समझौतावादियों के अनुसार राज्य के अस्तित्व में आने से पहले व्यक्ति प्राकृतिक अवस्था में रहता था, जिसको छोड़कर उसने समझौते के द्वारा राज्य की स्थापना की, परंतु यह विचार कोई कल्पना के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। तो समझौतावादियों का मानना था कि व्यक्ति राज्य के अस्तित्व में आने से पहले प्रकृति के राज्य में रहता था, जिसमें वह सुखी जीवन व्यतीत करता था, और उसे छोड़कर जब उसमें कुछ परेशानियां उत्पन्न हो गई तो उसे छोड़कर उसने राज्य की स्थापना की गई। परंतु इतिहास का ऐसा कोई भी प्रमाण नहीं है जो इसकी व्याख्या करता हो कि राज्य के अस्तित्व में आने से पहले प्रकृति का राज्य था जिसमें लोग खुशी से रहते थे। तो इस प्रकार इसका खंडन किया गया है। अब देखिए, प्राकृतिक अवस्था के आधार में ना तो समझौते में कोई प्रमाण मिलते हैं और इस प्रकार यह सिद्धांत एक मनगढ़ंत कहानी मात्र। अब देखिए, इसके किसी प्रकार के प्रमाण नहीं है, प्राकृतिक राज्य का कोई प्रमाण नहीं, इस प्रकार यह केवल मनगढ़ंत कहानी व्यतीत होते हैं। इस प्रकार लोगों ने इसका खंडन किया है समझौते का। और दूसरा, मनुष्य व्यक्तिवादी नहीं था। अब देखिए, हॉब्स के अनुसार व्यक्ति लालची था और वह सदैव अपने बारे में सोचता रहता है, परंतु आलोचकों का मत है कि व्यक्ति स्वभाव से सामाजिक जीव है और सामाजिक प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए वह समाज में रहता है। और समाजशास्त्र तथा अन्य खोजों द्वारा भी यह सिद्ध किया गया है कि यदि मानव का जीवन साझा था और वह परिवार और कबीलों के रूप में रहता था। देखिए, हॉब्स का मानना था कि व्यक्ति लालची था, वह प्राकृतिक राज्य में आपस में लड़ता झगड़ता रहता था। तो इस प्रकार का राज्य था प्रकृति का राज्य, जिसे उन्हें छोड़ के राज्य की स्थापना की। परंतु जो विद्वान है उनका मानना है और जो समाजशास्त्रियों का मानना है कि व्यक्ति शुरू से सामाजिक जीव है और वह कबीलों के बीच में, परिवार के बीच में रहता था और मिलजुल कर रहता था। तो इस प्रकार हॉब्स का समझौता ऐतिहासिक प्रमाण पर खरा नहीं उतरता है। इस प्रकार भी इसकी आलोचना हम कर सकते हैं। और यह सिद्धांत इतिहास की धारा के विरुद्ध है। अब ऐतिहासिक धारा के अनुसार किसी भी संस्था का जन्म एकदम नहीं बल्कि धीरे धीरे विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप होता है। इस तरह राज्य का जन्म भी धीरे धीरे हुआ है। राज्य की उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम परिवार बने, फिर वंश बने और फिर कबीले बने, फिर नगर राज्य और फिर राष्ट्र राज्य बने। इस तरह राज्य का जन्म एक लंबी कहानी है और समझौतावादियों की तरह राज्य एकदम ही नहीं बन गया है। अब देखिए, जो समझौतावादी विद्वान थे उनका मानना था कि जब लोग प्राकृतिक राज्य से दुखी हो गए तो उन्होंने एक समझौता किया और उसके अनुसार राज्य की उत्पत्ति हो गई। जबकि ऐतिहासिक विद्वानों का मानना है कि कोई भी राज्य एकदम नहीं बना है, वह धीरे धीरे विकास का परिणाम है। पहले व्यक्ति ने जन्म लिया, फिर उसका परिवार बना, फिर उससे वंश बने, कबीले बने और फिर नगर और फिर राष्ट्र, ऐसे धीरे धीरे राज्य का विकास हुआ है। तो इस प्रकार उनका उनका सिद्धांत खरा नहीं उतरा। उनकी ऐतिहासिक रूप में उनकी आलोचना की गई है। अब कानून के आधार पर उनकी आलोचना किस प्रकार की गई है। देखिए, समझौता केवल समझौता करने वालों पर ही लागू होता है। देखिए, कानूनी दृष्टिकोण से समझौता केवल उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो समझौते में हिस्सेदार होते हैं।
जो व्यक्ति समझौते में भागीदार नहीं होते हैं उन पर समझौता लागू नहीं होता है। इसके अतिरिक्त दो पार्टियों में से अगर एक पार्टी की मौत हो जाती है तो भी समझौता समाप्त हो जाता है। इस विचारधारा के आधार पर समझौता जो आदिकाल में किया गया था वह वर्तमान मनुष्य पर लागू नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जो कानून कहता है, कानून के अनुसार जो समझौता होता है वह दो पार्टी के बीच में होता है जो समझौता आपस में कर रहे होते हैं। और अगर उनमें से कोई भी पार्टी समझौता करना चाहे, तोड़ना चाहे, या किसी पार्टी की बाई चांस मौत हो जाती है तो समझौता उसी टाइम खत्म हो जाता है और वह समझौता उसके आने वाले लोगों पे या उससे रिलेटेड लोगों पे उसका प्रभाव नहीं पड़ता उस समझौते का। परंतु इनका मानना था समझौतावादियों की वह समझौता किया गया और उसी की बदौलत आज भी राज्य उसी प्रकार चलता आ रहा है। और कानून का मानना है कि वह समझौता आने वाली पीढ़ी पर लागू नहीं किया जा सकता है, उन पर लागू नहीं हो सकता है। इस प्रकार भी इसकी आलोचना की गई है, कानूनी आधार पर भी इसकी आलोचना हुई है। और कानून और अधिकार केवल राज्य में ही संभव हो सकते हैं। अब देखिए, लॉक के अनुसार प्राकृतिक राज्य में व्यक्ति प्राकृतिक अधिकारों का उपभोग करता था और प्राकृतिक कानून उसके जीवन को नियंत्रित करते थे। परंतु लॉक स्वयं यह स्वीकार करता है कि प्राकृतिक अवस्था में राज्य नाम की कोई संस्था नहीं थी, जबकि कानूनों को लागू करने के लिए राज्य की सर्वोच्च शक्ति होनी आवश्यक है। व्यक्ति केवल उन्हीं अधिकारों का उपभोग करता है जिन्हें राज्य की स्वीकृति प्राप्त होती है। अब देखिए, जो लॉक है, लॉक का मानना था कि जो प्राकृतिक राज्य है उसमें भी वह स्वतंत्रता, संपत्ति और जीवन का अधिकार का उपभोग करता था। परंतु कानून का कहना है कि बिना राज्य के कोई भी अधिकार नहीं हो सकता है। अब कोई भी अधिकार होता है, कोई भी कानून होता है, उसका पालन करने के लिए उसे उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। परंतु उस समय तो कोई राज्य था ही नहीं, तो उस समय अधिकार किस प्रकार, कानून किस प्रकार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से भी कानूनी आधार पर इन समझौते का खंडन किया गया है। अब तीसरा, समझौते के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। अब कानून के अनुसार समझौते के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है, जबकि हॉब्स और रूसो के अनुसार समझौता लोगों द्वारा आपस में किया गया था और प्रभावशाली राज्य इसमें भागीदार नहीं था और ना ही समझौते की शक्तियां उस पर लागू होंगी। ऐसा समझौता उचित नहीं था। अब देखिए, समझौता जब भी होता है दो पार्टीज के बीच में होता है, जबकि हॉब्स और रूसो का मानना था कि यह समझौता लोगों द्वारा आपस में किया गया और जो शासक है वह इनमें भागीदार नहीं होगा। तो यह समझौता इस आधार पर भी गलत है और इसका खंडन किया गया है। अब तीसरा, दार्शनिक आधार पर इसकी आलोचना किस प्रकार की गई है, इसको क्रिटिसाइज किस प्रकार किया गया है। तो देखते हैं कि राज्य कोई खिलौना नहीं है। अब देखिए, लॉक के अनुसार व्यक्ति समझौता तोड़ सकता था और नया समझौता कर सकता था, परंतु राज्य कोई खिलौना नहीं है जिससे इच्छा अनुसार तोड़ा या बनाया जा सके। अब देखिए, लॉक ने लोगों को अधिकार दिए गए थे कि वह कभी भी समझौता तोड़कर प्राकृतिक अवस्था में वापस आ सकते हैं या फिर उसी समझौता को आगे चलते रहने दे सकते हैं और कभी भी वह उसे तोड़कर या बार बार समझौता दूसरे दूसरे शासक के साथ भी कर सकते हैं। तो विद्वानों का मानना है कि यह राज्य कोई खिलौना नहीं है जिसे बार बार समझौता तोड़ा जाए या दूसरे लोगों के साथ समझौता किया जाए। तो इस प्रकार इस सिद्धांत की आलोचना की गई है। अब समझौते के बाद हर बात कानूनी कैसे हो गई। देखिए, समझौतेवादियों के अनुसार समझौते से पूर्व पूर्व पर व्यवस्था प्राकृतिक थी, परंतु राज्य के अस्तित्व के बाद हर बात कानूनी कैसे हो गई, यह परिवर्तन इतनी जल्दी कैसे हो गए। अब देखिए, जो समझौतेवादी थे उनके अनुसार पूरा राज्य जो था प्राकृतिक राज्य था और उसमें कोई भी कानून या कोई भी उसे मानने वाला नहीं था, केवल कुछ ही कानून थे। अब जो लॉक ने बताए गए थे और रूसो और हॉब्स द्वारा तो कोई उस समय कोई कानून था ही नहीं। तो जैसे ही समझौता हुआ, लोगों ने आपस में समझौते किए, वह मानने कैसे शुरू हो गए, उनमें इतना दिमाग कैसे आ गया कि वह समझौता करने के लिए राज्य की उन्होंने स्थापना की और सीधा उनके कानूनों को मानने लग गए। तो इस प्रकार भी तर्क के आधार पर इस आलोचना का खंडन किया गया। इस प्रकार तो हो ही नहीं सकता, एकदम से लोगों के अंदर बुद्धि का इतना जल्दी विकास हो ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार इसका खंडन किया गया है। अब इनका मानना है, अब जो समझौतावादी हैं उनका मानना है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है। अब समझौतावादी राज्य को मनुष्य द्वारा अपने हितों की पूर्ति के लिए बनाई गई कृत्रिम संस्था मानते हैं, परंतु यह विचार ठीक नहीं, क्योंकि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है जो निरंतर विकास का परिणाम है और इसके विकास में अनेक तथ्यों का योगदान है।
अब यहाँ दोस्तों अनेक है यहाँ पे, तो यह आप दोस्तों सही कर लीजिएगा, यहाँ अनेक आएगा। यह अनेक तथ्यों का योगदान है इसमें। अब देखिए जो समझौतावादी है वह इसे राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं, जब और वह उनके अनुसार बनाई गई उनके लिए काम करने वाली कृत्रिम संस्था है राज्य। जबकि समझौतावादियों का मानना है कि राज्य कोई कृत्रिम संस्था नहीं है, वह प्राकृतिक संस्था है जिसका विकास हो होकर उसने राज्य का रूप धारण किया है। तो दोस्तों यहाँ से अब हमारा समझौते की आलोचना वाला चैप्टर खत्म होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी ही मिल जाएगा।